Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In this lecture, we are going to discuss the chapter digestion and absorption. From scratch to the end, this is going to be a one short lecture, ठीक है, जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे इंक्लूडिंग विद एनसीईआरटी एंड नीट पर्सपेक्टिव. So before we start the lecture, one thing you should note, and that is start making running notes with me. ठीक है, आप लोगों को साथ के साथ रनिंग नोट्स बनाने हैं. ठीक है, नो मोर एक्सक्यूजेस. आप लोगों को देर इज़ नथिंग कुड बी बेटर देन योर सेल्फ मेड नोट्स. आपके खुद के बनाए हुए नोट्स से बेटर तो क्या ही हो सकता है. ठीक है, तो आप लोगों को अपने नोट्स खुद बनाते हैं. नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट टू द बिजनेस. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज फूड. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में सबसे पहले हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? फूड. एंड फूड एज वी नो is the basic requirement of all living being. Food is the basic requirement of all living beings. The question is, why is the food required in our body? हम अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, राइट? हम लोग अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं. वी कंज्यूम फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड, फैट रिलेटेड फूड, एंड वी कंज्यूम सम प्रोटीन्स. ठीक है, और कुछ ड्रिंक्स भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं. वाई डू वी नीड देम? ठीक है, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. सिंपल. ठीक है, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. देन व्हाट वी डू फिर फॉर दिस एनर्जी? हम इस एनर्जी का करते क्या हैं? इस एनर्जी के लिए क्या करते हैं? तो हम इस फूड से जो एनर्जी मिलने वाली है उससे क्या करते हैं? रिपेयर करवाते हैं अपने टिश्यूज़ को, ग्रोथ करवाते हैं अपने टिश्यूज़ को. तो फूड इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग beings because this food gives us energy for what? Energy for growth and repair of the tissues. इतनी बात समझ आई? तो जैसा हमने कहा कि भाई हम लोग अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं. ठीक है, अलग अलग तरह का फूड हम कंज्यूम करते हैं, बट द मेजर कंपोनेंट्स, मेजर बायोमैक्रोमोलिक्यूल दैट वी कंज्यूम is nothing but a kind of carbohydrate. ठीक है, इट कैन बी ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम राइस खा रहे हैं या चपाती खा रहे हैं. फैट, कई तरह का फैट मटेरियल, फॉर एग्जांपल बटर हो सकता है. ठीक है, प्रोटीन भी कंज्यूम करते हैं हम लोग. प्रोटीन भी कंज्यूम करते हैं जैसे कि मिल्क कंटेन्स प्रोटीन, एग कंटेन्स प्रोटीन. ठीक है, सोयाबीन कंटेन्स प्रोटीन. ठीक है, कई सारे हम पल्सेस जो हैं, पल्सेस भी क्या कंटेन करता है? प्रोटीन कंटेन करता है, राइट? तो ये सब फूड मटेरियल्स हैं. मेजर कंपोनेंट्स तो यही हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स. बट ऑल अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो कंज्यूम सम विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये विटामिन और मिनरल्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. विटामिन्स और मिनरल ये बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में. तो दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑब्वियसली. ठीक है, ओके. तो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. एंड नेक्स्ट इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वाटर. लेकिन उससे पहले एज वी सेड कि फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग. हमें समझ आया वाई इट इज़? बिकॉज इट इज़ गिविंग अस एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटीरियल फॉर वॉट? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, राइट? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज. फाइन, for growth and repair of tissues. One more thing that we need for our digestion, that is water. Water क्या करता है? Water plays an important role in metabolic process. हमारा जो भी metabolic process है, जैसे जो भी हम फूड खा ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, फ़ायदा क्या अगर वो डाइजेस्ट ही ना हो? उस फूड को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? वाटर. अलॉन्ग विद ये वाटर एक और काम करता है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है. तो वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एज वेल एज इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है. नेक्स्ट, हम लोग कई तरह का बायोमोलिक्यूल्स कंज्यूम करते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होता है ना. कुछ तो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स जो हमने पढ़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड ऑल. ठीक है, जो हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट होता ही है. ठीक है, बट हम इन फूड मटेरियल को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं हमारी बॉडी. ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में.
हमारी बॉडी इसको ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती है। मैक्रोमोलिक्यूल जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में क्योंकि यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, हेयर कम्स द प्रोसेस। यहाँ पर एक प्रोसेस आता है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड यू नो दैट व्हाट इट इज़ the process by the virtue of which we convert this complex substances into simpler one, this is digestion। क्या बोलते हैं जिसे हम? digestion। फाइन, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन अपने को समझ आ गया है कि क्या है भाई डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। अच्छा, डाइजेशन के लिए आपको कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डाइजेशन इज़ कैरीड आउट बाय सम डाइजेस्टिव एंजाइम। वो डाइजेस्टिव एंजाइम अलग अलग जगह से निकल सकते हैं, है ना, अलग अलग जगह से। जैसे फॉर एग्जांपल सलाइवरी अमाइलेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम हो गए, कुछ पेनक्रियाज के एंजाइम हो गए। फर्दर डाइजेशन इन्वॉल्व सम मैकेनिकल मेथड, सम बायोकेमिकल मेथड, ये हम देखेंगे किस तरह से आगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड लास्ट टू द एनस, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, विच इंक्लूड्स द प्रोसेस जिसको आप कंसीडर करते हो किसमें? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम includes alimentary canal. Human digestive system includes alimentary canal as well as it is associated with few glands. Okay, human digestive system is associated with alimentary canal and few associated glands, ठीक है। Okay, alimentary canal and few associated glands are also present in human digestive system. Further thing is alimentary canal begins with anterior opening, जैसा हमने कहा, which is mouth, and ends with the posterior end, that is anus. Mouth further leads to the buccal cavity. बक्कल कैविटी, ठीक है, या जिसे आप ओरल कैविटी भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड ओरल कैविटी सबसे पहले तो प्रोसेस यही हो रही है ना, तो बक्कल कैविटी, एंटीरियर ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल की माउथ, एंड माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी विच इज़ द ओरल कैविटी। इट हैज़ नंबर ऑफ टीथ्स, जनरली हम बोलते हैं 32 टीथ हैं इसके, है ना, 32 टीथ्स आर देयर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टीथ जितने भी प्रेजेंट हैं, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट। हर टीथ एक सॉकेट में फिक्स्ड है, ठीक है। उस सॉकेट को आप क्या बोलते हो? क्योंकि हर टूथ जो है वो एक सॉकेट में फिक्स्ड है, इसीलिए आप टूथ का जो ये अरेंजमेंट है जिसमें ये टूथ सॉकेट में फिक्स है, इसे आप क्या बोलते हैं? थीकोडोंट, ठीक है, क्या बोल देते हैं इसे आप? थीकोडोंट। एंड वी हैव वन मोर थिंग इन आवर बक्कल कैविटी, दैट इज मस्कुलर टंग। वो क्या है? मस्कुलर टंग है, राइट। तो ये इतनी बात हो गई। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस, ठीक है। यहाँ पर बक्कल कैविटी में हमने देखा कि नंबर ऑफ टीथ है, मस्कुलर टंग है, और फिर एडल्ट जैसा हमने बोला कि एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ, और ये टीथ 4 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये टीथ 4 टाइप के हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, दैट इज़ वाई वी कॉल दैट teeths are heterodont in nature, ठीक है। Incisors, for example, we have incisors, we have canine, we have premolar, we have molar। इनके बारे में फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इंसीजर, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, कैनाइन सी से डिनोट करते हैं, प्रीमोलर PM, एंड मोलर इज डिनोटेड बाय M, ठीक है, मोलर इज डिनोटेड बाय M। तो ये 4 तरह के टीथ हैं। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें जो टीथ है वो बिल्कुल ही आप देखते हो कि सारे सिमिलर होते हैं, सारे सेम होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को होमोडोंट बोलते हैं। हम लोगों ने 2 फीचर्स पढ़े। पहला कि टीथ्स आर
जो हमारे टीथ प्रेजेंट हैं वो क्या है, सॉकेट में अटैच्ड है। क्योंकि वो सॉकेट में अटैच्ड है इसीलिए आप क्या बोलते हो, थिकोडोंट। टर्म क्या है, थिकोडोंट, याद रखेंगे, थिकोडोंट। एंड सेकंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड इज हमारे जो टीथ्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसीलिए क्योंकि ये 4 अलग अलग तरह के टीथ हमारे प्रेजेंट है और इन चारों टीथ्स के अलग अलग अपने अपने फंक्शन है इंडिविजुअली। तो ये जो अरेंजमेंट है 4 तरह के टीथ्स का, इन्हें आप क्या बोलते हो, हेटेरोडोंट। नाउ कम्स द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, किस तरह का अरेंजमेंट ऑफ टीथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो मैंने बोला था इंसीजर को बोलते हैं आई, कैनाइन को बोलते हैं सी, प्रीमोलर को बोलते हैं पी एम और मोलर को बोलते हैं एम। तो ये जो अरेंजमेंट है ICPM का, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक 2123 अपॉन 2123। ये किस तरह का अरेंजमेंट है ज़रा देखें, एडल्ट में 2123, और ये एक तरह का डेंटल फार्मूला भी बन जाता है 2123 2123। अगर हम देखें तो क्या है कि एक सॉकेट में एक तरफ अरेंज्ड है ये 2123, ठीक है, एक जॉ में, अपर जॉ में, और नीचे भी इसी तरह से अरेंज्ड है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, देन द टोटल नंबर ऑफ टीथ्स आर गोइंग टू बी 32, ठीक है। ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल 2 1 2 3, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो एक साइड हो गए 68 और यही एक साइड कितने हो गए 16। तो 16 इन द अपर जॉ, 16 इन द लोअर जॉ। टोटल नंबर ऑफ टीथ्स आर 32 एंड दिस इज गोइंग टू बी इन adult. One more thing, enamel. Enamel is the one which is made up of enamel जो है वो बनाने में क्या बनाने में हेल्प करता है, टीथ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो enamel is the hard chewing surface of teeth which helps in mastication of food। जो फूड को हम चबा देते हैं, फूड को बिल्कुल मैस्टिकेट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, द टफेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, दैट इज इनेमल। इनेमल इज द टफेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारा बॉडी का टफेस्ट पार्ट है वो हेल्प करता है इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड दैट इज नन अदर देन इनेमल। देन कम्स द मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। देन कम्स द मस्कुलर ऑर्गन विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, और जिसे आप क्या बोलते हैं, टंग। लेट्स डिस्कस अबाउट टंग। टंग इज द फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है, फ्रीली मूवेबल, जिसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। टंग इज द फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज़ अटैच्ड टू, अब अगर टंग है जिसको फ्रीली मूव कर रही है, अगर आप ऑब्जर्व करो कहीं ना कहीं तो अटैच्ड होगा, तो इट इज़ अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। कहाँ से अटैच्ड है ये, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से अटैच्ड है, लेकिन किस चीज़ से, बाय द वन थिंग दैट इज नोन एज फ्रेनुलम, जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम, ठीक है। तो टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन विच इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ oral cavity which is attached to the floor of oral cavity by frenulum। इतना याद रहेगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अपर सरफेस जो है हमारे टंग का जो अपर सरफेस है, वहाँ पर कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप पैपिले बोलते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोल देते हैं, पैपिले। फाइन, कुछ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है जिनको आप क्या बोल देते हैं, पैपिले बोल देते हैं। ओके फाइन, ठीक। तो अपर सरफेस ऑफ टंग हैज़ सम स्मॉल प्रोजेक्शन, ठीक है, विच इज़ नोन एज पैपिले। एंड यहीं पर क्या होते हैं, कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं विच आर सिग्निफिकेंट टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट थिंग इज, टंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओरल कैविटी लीड्स टू द फेरिंग्स। यहाँ से फूड कहाँ पहुँचेगा, अभी देखो हम लोग इस चैप्टर की एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फिजियोलॉजी समझने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको क्या समझना ज़रूरी है, एनाटॉमी समझना ज़रूरी है, राइट। तो एनाटॉमी जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल की विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप टू द एनस। माउथ की हमने बात की, और माउथ में हमने क्या डिस्कस किया, माउथ में हमने डिस्कस किया कि भाई माउथ जो है
माउथ जो है यहाँ पर और बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, और ये बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में दो चीज़ें हैं कि टीथ के हमने दो फीचर्स देखे, थीकोडोंट और हेट्रोकोडोंट, ठीक है, एंड 4 टाइप्स ऑफ टीथ। देन वी डिस्कस टंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग टंग। टंग इज अटैच टू द फ्रेनेलम और पैपिला, ये दो वर्ड याद रखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ओरल कैविटी फिर कहाँ जाती है, एक कॉमन पैसेज में जाती है, एंड द कॉमन पैसेज इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एंड दैट इज फेरिंग्स। तो ओरल कैविटी कहाँ खुलती है, एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जिसे आप क्या बोल देते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स ही यानी कि वो जगह है जहाँ पर ईसोफेगस भी खुल रही है और ट्रैकिया भी खुल रही है, ठीक है, ईसोफेगस भी खुल रही है और ट्रैकिया भी खुल रही है, ये याद रहेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज सेपरेटिंग, व्हाट इफ हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता कि भाई फूड जो है वो ट्रैकिया में चला जाए। अब होगा क्या, हमारे आगे की तरफ से क्या जा रहा है, आगे की तरफ से ट्रैकिया है और पीछे की तरफ से क्या है, इसी के ठीक पीछे की तरफ से ईसोफेगस है। बट देयर इज लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस कि जो फूड है वो ट्रैकिया में चला जाए, ठीक है। ऐसा जनरली नहीं होता है, अनटिल और अनलेस हम लोग क्या ना करें, खाना खाते वक्त बोलते हैं ना, बात नहीं करना चाहिए। तो फूड जो है वो जनरली अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, फूड देयर आर पॉसिबल चांसेस कि ट्रैकिया में चला जाए। अच्छा, क्या होगा अगर फूड ट्रैकिया में फंस जाए या चला जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं चोकिंग, ठीक है। और अगर चोकिंग को जल्दी से प्रिवेंट नहीं किया गया, देन व्हाट विल इट लीड टू, इट मे एंड टू द सडन डेथ, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को चोकिंग हो जाती है, यानी कि फूड जो है वो ट्रैकिया में या विंड पाइप में जो है फंस जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज घुटने पे बैठा के पीठ पे मुक्का, ठीक है। क्या कर सकते हैं, घुटने पे बैठा के पीठ पे मुक्का, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रिवेंट चोकिंग ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस। तो हमने समझा कि भाई अपने पास कुछ एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ नहीं है क्या, मतलब जो प्रिवेंट करेगा ये चोकिंग, कि भाई ईसोफेगस में ही जाए फूड, ट्रैकिया में ना जाए। तो वी हैव अ काइंड ऑफ कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट इज एपिग्लॉटिस। अपने पास है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, ठीक है, इनटू ग्लॉटिस, या फिर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो इतनी बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स दैट सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। और यहाँ पर एपिग्लॉटिस है जो प्रिवेंट करता है फूड को, ताकि फूड कहाँ ना जाए, फूड ताकि आपका एंटर ना कर सके कहाँ पर, विंड पाइप में, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर प्रिवेंटिंग द फूड टू एंटर इनटू विंड पाइप। ओके, फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ईसोफेगस। फिर यहाँ से एक पाइप आ जाती है जिसको फूड पाइप बोलते हैं। फेरिंग के बाद क्या है, फूड पाइप, जिसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस में एक चीज़ तो याद रखना कि कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। इट इज़ द थिंग लॉन्ग ट्यूब, और यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। एक काम जो यहाँ पर होता है, जिसको आप बोल सकते हो कि ये फूड को पैसेज कर रहा है फ्रॉम द ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी की जहाँ तक बात करें तो बक्कल कैविटी में हमने दो चीज़ें डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, टीथ पढ़ लिया और टंग पढ़ लिया, ठीक है। बट ईसोफेगस की जब हम बात करते हैं तो ईसोफेगस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बक्कल कैविटी एंड द स्टमक। बक्कल कैविटी और स्टमक को कौन कनेक्ट कर रहा है, दिस ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब, एज वी डिस्कस, एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली। मैंने बोला था पीछे की तरफ से, आगे की तरफ तो क्या ट्रैकिया है, आगे की तरफ विंड पाइप है, और पीछे से क्या जा रही है, पीछे से जा रही है ये पोस्टीरियरली थ्रू द नेक, दिस ईसोफेगस, ठीक है। ये ईसोफेगस जा रही है, और ये ईसोफेगस से जो भी फूड है वो कहाँ एंटर करेगा, इनटू द स्टमक। और स्टमक में जब ये एंटर करेगा, देयर शुड बी अ काइंड ऑफ गेट। मैं बोलता हूँ कि दो तरह के गेट होते हैं, हमेशा याद रखना। द पॉइंट टू बी नोटेड इज, दो तरह के गेट्स होते हैं। पहला जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्फिंक्टर, ठीक है। और दूसरा गेट जिसको बोलते हैं वॉल्व और स्फिंक्टर हम ये पढ़ेंगे आगे, या जब आप लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ोगे तब वॉल्व सुनोगे, और यहाँ पर कई जगह पर स्फिंक्टर सुनोगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्व एंड स्फिंक्टर? जब आप पढ़ेंगे स्फिंक्टर आर सम काइंड ऑफ गेट्स। स्फिंक्टर कुछ ऐसे गेट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ स्फिंक्टर कुछ ऐसे तरह के गेट्स होते हैं जो कि दोनों तरफ खुल सकते हैं। कुछ ऐसे गेट होते हैं ना जो दोनों तरफ खुल सकते हैं, तो वो गेट्स जो दोनों तरफ खुल सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप, उन्हें क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर, ठीक है। एंड वो गेट जो सिर्फ एक तरफ खुल सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप, उन्हें बोलते हैं वॉल्व, ठीक है। और ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा ही है, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इन जगहों पर प्रेजेंट होते हैं वॉल्व। यहाँ पर जहाँ पर ईसोफेगस ख़त्म हो रही है और जहाँ पर स्टमक शुरू हो रहा है, जहाँ पर ईसोफेगस ख़त्म हो रहा है और जहाँ पर स्टमक शुरू हो रहा है, उसके बीच में एक गेट तो होना ज़रूरी है ना। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ बोथ टाइप ऑफ गेट। मतलब यहाँ पर जो गेट है ये क्या है, दोनों तरफ खुलने वाला गेट है। दोनों तरफ खुलने वाला गेट है मतलब ये क्या है, एक तरह का स्फिंक्टर है। और स्फिंक्टर को क्या नाम दे दें, बहुत ही ऑब्वियस, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोल देते हैं इसे हम, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक। तो हमने काफ़ी सारी कुछ डिटेल्स डिस्कस की कि भाई ईसोफेगस इज थिन लॉन्ग ट्यूब एंड एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली थ्रू नेक एंड थ्रू थोरेक्स एंड डायफ्राम से होते होते कहाँ पहुँच जाती है, ये जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक। लेकिन यहाँ पर एक तरह का स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होगा। स्टमक इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन। स्टमक कहाँ प्रेजेंट है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, ठीक। और ये एंटर करेगा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज अलाउइंग द फूड टू एंटर इनटू स्टमक विच इज जे शेप्ड बैग लाइक structure. Now this stomach has 4 parts. Again 3 parts नहीं है, कई जगह पर 3 parts लिखते हो आप लोग। There are not three parts of stomach, there are 4 parts of, अगर नीट में भी पूछते हैं, there are 4 parts of stomach. First one is, which is the first part is cardiac, second part is fundic, third part is body, and last part but not the least is pyloric. Cardiac, fundic, पाइलोरिक, बॉडी एंड पाइलोरिक, ये 4 पार्ट्स हैं स्टमक के। कार्डियक मतलब क्यों बोल रहे हैं कार्डियक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज सिचुएटेड नियर द हार्ट, ठीक है। और कार्डियक वो रीजन है जहाँ पर ईसोफेगस खुलती है, ओपन होती है, ठीक है। एंड बॉडी इज द मेन सेंट्रल रीजन, फंडिक उन दोनों के बीच में, एंड पाइलोरिक जहाँ से फूड ओपन होता है, जहाँ से फूड जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से फूड जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो फूड जहाँ से ईसोफेगस खुलता है उसको बोलते हैं कार्डियक रीजन। ईसोफेगस खुलता है जहाँ पे, यानी कि ये भी बोल सकते हैं ना कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी खुल रहा है यहीं पर। तो जहाँ पर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर खुल रहा है वो रीजन कौन सा है, जहाँ पर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर खुल रहा है वो रीजन है कार्डियक, ठीक है। और जहाँ पर पाइलोरिक, जहाँ पर फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है वो रीजन कौन सा है, पाइलोरिक। और अगेन अगर फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो अगेन देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डोर, एंड ये जो डोर होगा ये कैसा डोर होगा, जो दोनों तरफ खुल सके, ठीक है, जो डोर दोनों तरफ खुल सके। और इस डोर को आप क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर, ठीक है। और इस स्फिंक्टर का नाम हमने बहुत ही मुश्किल रख दिया है, और बहुत ही मुश्किल नाम क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों बोल रहे हैं हम इसे, बिकॉज पाइलोरिक इज द रीजन और पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरिक इज द रीजन और पार्ट ऑफ स्टमक जहाँ पे फूड जो है वो स्टमक से कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। विच पाइलोरिक विच ओपन्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फर्दर 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर आप डिवाइड करते हो 3 पार्ट में। पहला सी शेप्ड ड्यूडेनम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सी शेप्ड ड्यूडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पार्ट जेजनम, एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled structure which is ileum, which is further connected to large intestine, ठीक है, which is further connected to large intestine। तो अभी देखो, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट थिंग वी डिस्कस कि भाई जो फूड है इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, वाई इट इज़ गिविंग अस एनर्जी,
एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, है ना। और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या क्या है, कार्बो, याद हो रहा है आई होप। साथ के साथ अगर याद हो रहा है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो साथ के साथ कोशिश करो, रिपीट करो, लिखो, साथ के साथ एंगेज रखो अपने आप को। डोंट जस्ट टेक इट एज यूट्यूब वीडियो, ठीक है। इसको आप लेक्चर सीरियसली अटेंड करेंगे, देन यू आर देन आई एम अश्योर्ड यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर, ठीक है। अगर आप टाइम दे रहे हैं, ठीक है, देन you deserve to learn all this thing that we are discussing right now, ठीक है। तो साथ के साथ आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, साथ के साथ इसको नोट कीजिए। तो हमने डिस्कस किया कई सारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है जो हम फूड कंज्यूम कर सकते हैं, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में होते हैं, वाटर ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके, डिहाइड्रेशन ना हो सके, माइक्रोमोलिक्यूल जो हम कंज्यूम करते हैं वो उसको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है बाय मैकेनिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इंक्लूडेड विद एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी हम शुरुआत कर चुके हैं। एंड यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होते हैं जो हम देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद माउथ एंड अप टू द एनस, ठीक है। एंड माउथ में हमने दो चीज़ें पढ़ी, टीथ और टंग, ठीक है। और फिर हम आ गए ईसोफेगस हमने देखा गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर से खुलता है, और जे शेप बैग स्ट्रक्चर दैट इज स्टमक के बाद हमने देखा कि स्टमक के 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट क्या है स्टमक के जो 4 पार्ट्स हैं, वो स्टमक के 4 पार्ट्स क्या हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है, कार्डिक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, ओके। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट विच इज सी शेप्ड ड्यूडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम, राइट, हाईली कॉइल्ड इलियम। फाइन, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज भाई स्टमक जो है हमने डिस्कस किया ओपन होता है कहाँ पर, ड्यूडेनम पार्ट में, है ना। स्टमक का कौन सा रीजन, पाइलोरिक, और वहाँ पर स्फिंक्टर कौन सा होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये हमने अभी याद किया था। तो ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम रीजन में ऑब्वियसली ओपन होगा। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, देखो, लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज पाइलोरिक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम। तो पाइलोरिक से फूड कहाँ जा रहा है, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक से फूड कहाँ जा रहा है, ड्यूडेनम में। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होना चाहिए, और स्फिंक्टर का क्या नाम दिया हमने, पाइलोरिक स्फिंक्टर, राइट। क्या नाम दिया, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओके फाइन। इसी तरह से लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, देखो 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 4 पार्ट हैं स्टमक के, कार्डिक, ठीक है, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक, कार्डिक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, कार्डिक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक से पाइलोरिक स्फिंक्टर से ड्यूडेनम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम से फूड जो भी जाएगा वो कहाँ जाएगा, जेजुनम में जाएगा। जेजुनम इज द मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, विच इज लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पार्ट। देन गोज टू द इलियम पार्ट विच इज हाईली कॉइल्ड। अब इलियम पार्ट से, विच इज लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन में। दैट इज वाई इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, दैट इज वाई इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी तो फर्दर पार्ट्स होंगे कि नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी फर्दर पार्ट्स हैं। एंड देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, ठीक, मिडल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलोन, ठीक है। तो सीकम ओपन होगा कोलोन में, कोलोन ओपन होगा, लास्ट पार्ट इज रेक्टम, ठीक है। सीकम ओपन्स इनटू कोलोन। सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक, जहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। आगे हम लोग फंक्शन देखेंगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या है। दे आर बेसिकली हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ फीकल मैटर। हमारी बॉडी में जो फीकल मैटर है उसको बनाने में कौन हेल्पफुल है, कौन ये बना रहा है फीकल मैटर हमारी बॉडी में, ये बना रहा है दिस फीकल मैटर, ठीक है। ये फीकल मैटर कौन बना रहा है, ये फीकल मैटर बना रहा है
यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। देन कोलोन हैज़ 4 पार्ट्स, ठीक है। फिर ये जो कोलोन है, इस कोलोन के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। इस कोलोन के 4 पार्ट्स हैं, और वो क्या है? असेंडिंग कोलोन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, असेंडिंग कोलोन फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसवर्स कोलोन, एंड थर्ड पार्ट इज डिसेंडिंग कोलोन, थर्ड पार्ट इज डिसेंडिंग कोलोन फर्स्ट। अच्छा, सीकम कोलोन रेक्टम। सीकम में क्या प्रेजेंट है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोलोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कोलोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट असेंडिंग कोलोन, सेकेंड पार्ट ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड पार्ट डिसेंडिंग कोलोन, एंड द फोर्थ पार्ट इज सिग्मॉइड कोलोन। फोर्थ पार्ट इज सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हो गए। असेंडिंग कोलोन याद कर लो भाई, इसको अभी याद कर लो। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एलिमेंट्री कैनाल या जो भी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं, इसके लिए हैक क्या है, ठीक है। आपको अगर एनाटॉमी आ गई तो आप फिजियोलॉजी फाड़ देने वाले हो, समझ रहे हो। अगर आपको एनाटॉमी आ गई ढंग से तो फिजियोलॉजी क्या है? खेल है, समझ गए। तो एनाटॉमी ढंग से कर लो, फिजियोलॉजी मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, समझ आया। तो अब देखो, इतना पार्ट अपने को कवर हो गया कि भाई उसके 4 पार्ट्स याद कर लो जल्दी से। अभी हमने बोला कि स्टमक के 4 पार्ट, जे शेप्ड ऑर्गन है स्टमक, और इसके 4 पार्ट क्या है? इसके 4 पार्ट हम देखते हैं कि भाई कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, सी शेप्ड ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, सी शेप्ड ड्यूडेनम, जेजनम, और जेजनम जो है वो लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। पाइलोरिक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ड्यूडेनम में ओपन होता है, ठीक है, थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन होता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम कोलोन रेक्टम, राइट, सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम कोलोन रेक्टम। ओके, कोलोन के फर्दर पार्ट्स हमने देख लिए, ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। आगे बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इन स्टमक मेनली जो प्रोटीन डाइजेशन है वो देखने को मिलता है। स्टमक में जनरली क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन डाइजेशन देखने को मिलता है। फाइन, स्टमक में जनरली क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन डाइजेशन देखने को मिलता है। ओके फाइन। Next thing is absorption of medicine is also takes place. Absorption of medicine is also taking place in the part of stomach. ठीक है, कहाँ हो रहा है ये? स्टमक में हो रहा है। एंड टंग मैनिपुलेट्स फूड। टंग क्या करता है? फूड को मैनिपुलेट करता है, मिक्स करता है फूड को फॉर मेस्टिकेशन बाय मिक्सिंग विद सलाइवा। ठीक है, तो जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको सलाइवा के साथ कौन कंज्यूम सलाइवा के साथ कौन मिक्स कर रहा है? तो सलाइवा के साथ जो मिक्स कर रहा है, द ऑर्गन इज टंग विच इज़ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड विद फ्रेनुलम, एंड यहाँ पर कुछ टेस्ट बर्ड्स हैं जिनको बोलते हैं पैपिले, याद रखना, ठीक है, भूलना मत। नेक्स्ट थिंग कि डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी थ्रू एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल। जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है एब्जॉर्ब होता है बॉडी में विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो हेल्प करते हैं। एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम विलाई बोल रहे हैं, दीज आर कनेक्टेड विद व्हाट? ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ, और इसी ब्लड वेसल्स की मदद से ये क्या करते हैं? फूड को, जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको कहाँ? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर, जो वाटर वाला पार्ट है वो एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए तो अपने पास एक बहुत बड़ा इंटेस्टाइन है जिसको क्या बोलते हैं? बड़ा इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, बड़ा इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब पार्ट अपने को समझ आया, कुछ फैक्ट्स थे। पहला बात हमने क्या समझा कि स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होता है,
ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन भी यहीं हो रहा है, टंग में मिक्स करता है फूड को विद सलाइवा, एंड जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है वो इंटेस्टाइन के थ्रू, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू ब्लड में चला जाता है, बिकॉज दीज विलाई, इंटेस्टाइनल विलाई आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल। मोस्ट ऑफ वाटर आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। ईजी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो फूड अनडाइजेस्टेड हो जाता है, मतलब जो ऐसा भी तो होगा कि वो फूड जो है, सारा फूड तो ऐसा नहीं है कि काम का ही है, कुछ फूड ऐसा भी रह जाता है विच इज़ अनडाइजेस्टेड पार्ट, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो सेमी सॉलिड नेचर में कहाँ जाता है, रेक्टम में। कहाँ पहुँचता है, रेक्टम में, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड इन नेचर, अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड इन नेचर, और वो पहुंचता है रेक्टम, रेक्टम से एनस, एंड एनस से वो बॉडी से बाहर, तो रेक्टम एंड फाइनली इजेस्टेड आउट थ्रू द एनस, ठीक है, और एनस से पूरी बॉडी से बाहर। एंड द प्रोसेस ऑफ दिस इजेस्टिंग आउट द फीकल मैटर फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर को ही आप क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मैटर को ही आप क्या बोलते हो, फीकल मैटर बोलते हो। और ये सेमी सॉलिड नेचर में रेक्टम में गया, रेक्टम में जाने के बाद कहाँ गया, एनस में, और फिर बॉडी से बाहर। एंड द प्रोसेस थ्रू विच वी आर इजेस्टिंग आउट दिस अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ फीकल मैटर इज नोन एज डिफिसेशन। आएंगे इस पर भी। अब बात करते हैं कुछ गैस्ट्रिक जूसेस की, ठीक है, क्योंकि अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ गैस्ट्रिक जूसेस की भी ज़रूरत है, कुछ जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि लाइपेज, ठीक है, जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि लाइपेज, और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है। आएंगे इसके भी फंक्शन पर। अभी देखो, दीज आर गैस्ट्रिक जूसेस। अच्छा, गैस्ट्रिक वर्ड कभी भी देखो तो वर्ड से मैं बोलता हूँ कि बायोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स पर खेलना अगर आपको आ गया तो बायोलॉजी तो खेल है, ठीक है। तो क्या अगर मैं ये बोलूँ कि गैस्ट्रिक वर्ड कहीं देखने को मिलता है, जैसे हमने वर्ड सुना था गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ खुलती है, स्टमक में, तो गैस्ट्रो वर्ड इज एसोसिएटेड विद स्टमक, राइट। तो गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से निकल रहे होंगे, गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से निकल रहे होंगे, स्टमक, ऑब्वियसली। तो क्या कहा है, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ये जो जूसेस हैं कहाँ से निकल रहे होंगे, क्योंकि हम गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं, बोल ही इसलिए रहे हैं गैस्ट्रिक जूस क्योंकि स्टमक से निकल रहे हैं। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट इट। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे कि गैस्ट्रिक जूस, तीन चीज़ें पढ़ ली हमने यहाँ पर, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। नाउ कम्स द 4 वॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नाउ कम्स द 4 वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। द 4 वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल are 4 walls of alimentary canal are serosa, muscularis, submucosa and mucosa, ठीक है, serosa, muscularis, submucosa and mucosa, ठीक है। तो ये 4 पार्ट आप डिस्कस करते हैं। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट, तो आउटर से इनर साइड हम लोग जा रहे हैं, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है विच इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, विच इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, ठीक है, विच इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, एपिथेलियल ऑफ द विसरल ऑर्गन प्लस कनेक्टिव टिश्यू आर द पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर एपिथेलियल है, ये विसरल ऑर्गन का आउटर मोस्ट, प्लस यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे। तो आउटर लेयर ऑफ थिन मेसोथेलियम, ठीक है, एंड इट कंटेन्स एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन एंड हैव सम कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस इज सिरोसा। सिरोसा की बात करें आगे तो मस्कुलरिस ऑफ स्मूथ मसल्स अरेंज्ड इनटू, जो मस्कुलरिस है स्मूथ मसल का वो अरेंज्ड है इनटू इनर सर्कुलर मस्कुलरिस एंड आउटर longitudinal, inner circular, wait एक second, is arranged into inner circular and outer longitudinal muscularis, ठीक है, एंड इट हैज़ सम ओब्लिक मसल्स। यहाँ पर मस्कुलरिस में कुछ खास तरह के मसल्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं ओब्लिक मसल्स। नेक्स्ट कम्स सबम्यूकोसा इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ विच कंटेन्स 3 चीज़ें, पहला नर्व, ठीक है, दूसरा ब्लड और तीसरा लिम्फ
vessels. तो सब म्यूकोसा इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, याद हो रही हैं. सीरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा. सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन मेसोथीलियम एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन प्लस कनेक्टिव टिश्यू. मस्कुलरिस इज द स्मूथ मसल अरेंज्ड इनटू इनर सर्कुलर. इनर जो है वो सर्कुलर है और आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है. और यहाँ पर कुछ मसल्स हैं, खास तरह के मसल जिन्हें बोलते हैं ऑब्लिक मसल. ठीक है, ओके. सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पर नर्व है, ठीक है, ब्लड है और लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट है. नाउ कम्स द इनर मोस्ट पार्ट विच इज म्यूकोसा. जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में के भी दो पार्ट हैं. म्यूकोसा के भी दो पार्ट हैं. पहला फर्स्ट पार्ट इज रग एंड सेकेंड पार्ट इज विलाई. रग इज irregular folds. Rug is nothing but irregular fold in stomach. Rug is irregular fold in stomach. And villi हमने देखा finger like projections which are connected with what? Finger like small projections which is connected with blood vessels, जहाँ से food जो है वो absorb होगा और blood vessels में जाएगा. तो finger like projection है. ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. सीरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा और म्यूकोसा. याद रखना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन मेसोथीलियम एपिथेलियल ऑफ द विसरल ऑर्गन कनेक्टिव टिश्यू. मस्कुलरिस सब स्मूथ मसल, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और यहाँ पर क्या है कुछ ऑब्लिक मसल. देन सब म्यूकोसा. तो सब म्यूकोसा थोड़ा सा ध्यान रखना. सब म्यूकोसा थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. ठीक है, जब ड्यूडेनम विच इज द पार्ट ऑफ व्हाट, गेस बताओ जल्दी. ड्यूडेनम विच इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ से कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस भी निकलते हैं, हम देखेंगे. दैट इज वाई यू से कि इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट में ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. फाइन. तो ये बात हो गई सीरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा और म्यूकोसा की. आई होप यू ऑल आर राइटिंग इट डाउन इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद मी. ठीक है, साथ के साथ लिखते जाओ भाई, नोट्स बनाते जाओ. ठीक है, आगे देखते हैं. तो सेल्स लाइनिंग विलाई, जो सेल्स जो कि विलाई से लाइंड है. ठीक है, अब है ही लाइंड. अभी देखा सब म्यूकोसा में भी, या म्यूकोसा जो लेयर है वहाँ पर इनर मोस्ट लेयर जो वहाँ पर विलाई प्रेजेंट है विच इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस न्यूमरस प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन, जिनको क्या बोलते हैं माइक्रोविलाई. क्या बोल देते हैं? माइक्रोविलाई बोल देते हैं. तो सेल्स लाइनिंग विद विलाई, वो सेल्स जिनमें विलाई प्रेजेंट है, दे प्रोड्यूस न्यूमरस, और भी फर्दर फ्रेगमेंटेड हो गए, और भी फर्दर क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए. और इन डाइवर्जेंस को क्या बोल रहे हो? विलाई का फर्दर फ्रेगमेंटेशन. विलाई जो है वो फर्दर टूट रहा है और उसे क्या बोल रहे हो आप? माइक्रोविलाई. क्या बोल रहे हैं इसे? माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई इज गिविंग द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस. ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ब्रश देखा है आपने? ब्रश जैसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल रहे थे आप. ठीक है, अब ये और ज़्यादा सेपरेट हो गया है, और ज़्यादा डिवाइड हो गया है, तो इसे क्या बोल रहे हैं आप? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस. इससे होगा क्या? सरफेस एरिया बढ़ गया. ठीक है, अगेन हम लोग बात करते हैं एल्वियोलाई. क्यों प्रेजेंट है एल्वियोलाई? सरफेस एरिया बढ़ गया. ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें लिंक करना सीखो. कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, तो आप क्या पढ़ते हो? एल्वियोलाई इतना ज़्यादा प्रेजेंट क्यों है? सरफेस एरिया बढ़ गया. ठीक है, इतना ज़्यादा कॉइल्ड क्यों देखा आपने? आप बोलते हैं ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, क्यों है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर? सरफेस एरिया. ठीक है, अगेन नेफ्रॉन्स पढ़ते हो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में. ठीक है, वाई दे आर सो मच कॉइल्ड? सरफेस एरिया. न्यूरॉन्स पढ़ते हो आप, सरफेस एरिया. समझ आया? तो कई सारी चीज़ें हमारी बॉडी में लिंक्ड हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो याद होनी चाहिए ना. तो देखो क्या है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इज फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इनॉर्मसली.
enormously this is increasing the surface area. Wait. ठीक है, नेक्स्ट इज विलाई इज सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ, हमने बोला था विलाई आर कनेक्टेड विद व्हाट, विलाईज आर कनेक्टेड विद व्हाट, विलाईज आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स डायरेक्टली आर्टरीज की फॉर्म में तो नहीं होंगी, कैपिलरीज की फॉर्म में होंगी, राइट। तो विलाई आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक, विलाइड आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक। साथ में यहाँ पर कुछ ये वर्ड याद रखना अभी जो मैं लिखने वाला हूँ, साथ में यहाँ पर कुछ लिम्फ वेसल्स भी होंगे। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज तो होंगी ही होंगी, साथ में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज तो होंगी ही होंगी, साथ में कुछ लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्लस यहाँ पर कुछ लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी। और जो लिम्फ वेसल्स विलाईज के साथ में कनेक्टेड है ना, विलाईज विच इज सप्लाइड विद लार्ज लिम्फ वेसल्स, इन्हीं को लैक्टियल्स बोलते हैं। याद रखना, आगे भी ये टर्म आएगा, ठीक है। तो लैक्टियल टर्म याद रखना। विलाईज सप्लाइड विद ऑब्वियसली ब्लड वेसल, तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज तो होंगी ही होंगी, ठीक है, फाइन कैपिलरीज होंगी ही होंगी, ताकि जो भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट है वो जा सके ब्लड वेसल में। प्लस यहाँ पर लिम्फ वेसल भी है जिनको बोलते हैं लैक्टियल। नेक्स्ट कम म्यूकोसा पार्ट। म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड, म्यूकोसल एपिथेलियम पार्ट या म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड, ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज सम गॉबलेट सेल, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज सम गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकोसल एपिथेलियम के पास जो है उसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है म्यूकोसल एपिथेलियल हैज गॉबलेट सेल दैट secretes म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, ठीक है, म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। तो विलाई समझ आ गया, सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स। म्यूकोसल एपिथेलियल हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट्स म्यूकस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द फूड को क्या कर रहा है, ये मिक्स कर रहा है, ठीक है, लुब्रिकेट कर रहा है, लुब्रिकेटिंग विद द म्यूकस, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्यूशन भी ऐड कर रहा है ताकि फूड जो है वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड पार्ट इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है, विच इज म्यूकस। फिर म्यूकोसा फॉर्म्स सम ग्लैंड, और म्यूकोसा फॉर्म्स सम ग्लैंड in stomach, mucosa forms some glands in stomach that is known as, mucosa forms some glands in stomach that is gastric gland, और यहाँ पर कुछ क्रिप्ट्स भी होते हैं। क्रिप्ट्स का क्या मतलब होता है, क्रिप्ट्स वर्ड कहाँ से आया, सुनो ज़रा। क्रिप्ट्स वर्ड आया है पहले जो राजाओं के महल होते थे ना, राजाओं के जो महल होते थे, उन महलों में, महल के नीचे वो जो कैसल होता था उनका बहुत बड़ा, कभी डिज्नी वगैरह में देखा हो तो उनका जो कैसल होता था, तो जब व्हेन द किंगडम इज़ इन वॉर, जब किंगडम जो है वो लड़ाई में होती थी, तो देयर आर फ्यू चैम्बर्स, कुछ खुफिया रास्ते होते थे, है ना। और वो जो खुफिया रास्ते हैं, वो रास्ते किधर जाते हैं, ज़मीन के नीचे होते क्रिप्ट्स बोलते हैं उनको, ज़मीन के नीचे होते एक गुफा में जाते हैं, और वो गुफा कहाँ खुलती है, वो गुफा खुलती है किंगडम से बाहर, ताकि जो क्रूशियल लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, राजा हो गई, है ना, क्वीन हो गई, एंड प्रिंसेस हो गए, प्रिंस हो गए, और जो भी मेजर इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको ये फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि किंगडम इज़ लूजिंग, ठीक है, लूजिंग, तो ताकि वो पकड़ में ना आए, इसलिए वो क्रिप्ट्स के थ्रू किंगडम से बाहर रास्ता निकल जाता है। तो क्रिप्ट्स एक तरह से गुफा हो गई जो ठीक किंगडम के नीचे होती है ना। अब यहाँ पर क्रिप्ट्स नाम रखने का क्या रीज़न है वो देखो अब आपको समझ आएगा क्रिप्ट्स का क्या मतलब है। पहला तो हमने बोला कि म्यूकोसा फॉर्म सम ग्लैंड इन स्टमक, और उन्हें क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। बट म्यूकोसा फॉर्म सम ग्लैंड इन क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेस
ऑफ विलाई, बेस ऑफ विलाई। तो भाई जो आप क्रिप्ट्स बनाते हो, किंगडम फॉर एग्जांपल यहाँ है, यहाँ किंगडम है, ठीक है, यहाँ किंगडम है, तो इसके बेस में ही तो नीचे ही तो तहखाना होगा, तहखाने को ही क्रिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है, तो नीचे ही तहखाना होगा। अब नीचे तहखाना है तो बेस ऑफ विलाई, ठीक है, यानी कि ऊपर विलाई है, ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के नीचे क्या है, क्रिप्ट्स हैं। तो जितने आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऊपर जैसे दिख रहे हैं, उसके नीचे क्या दिखोगे, नीचे क्या है, क्रिप्ट्स हैं, नीचे क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, नीचे क्या है, क्रिप्ट्स हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ये प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में। और आप देखते हैं मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, इसी वजह से, ठीक है। तो क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, ठीक है, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में, फाइन, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन। और इसे आप क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुन, ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुन। याद रखेगा कि म्यूकोसा फॉर्म्स ग्लैंड इन स्टमक, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड crypts in between bases of villi in intestine, that is crypts of liber kun, that is crypts of liber kun. Now comes the digestive glands. अब किसकी बात करते हैं हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो शुरू से एंड तक मैंने बोला था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी की भी हमने बात, उसका एनाटॉमी डिस्कस किया, बेसिक एनाटॉमी डिस्कस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, बक्कल कैविटी, जिसमें हमने टीथ पढ़ा और टंग पढ़ा, देन वी केम टू द पार्ट इसोफेगस, इसोफेजियल स्फिंक्टर, देन स्टमक, जे शेप्ड स्टमक के पार्ट्स पढ़े हमने। स्टमक के पार्ट्स कौन कौन से पढ़े, याद करो, कार्डियक, फंडिक, बॉडी पाइलोरिक, राइट। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़े, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम, कोलोन के 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, ये 4 पार्ट्स। फिर हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़े, देन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या देखा, वॉल क्या है एलिमेंट्री कैनाल की, भाई वॉल क्या है एलिमेंट्री कैनाल के, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, याद रखना, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, एक सांस में बोलना आना चाहिए आपको, कोशिश करो, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है, ओके। फर्दर नेक्स्ट थिंग, अब आ रहा है, हमने बोला कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे, अब बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी में कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, जिनको आप क्या बोलोगे, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलोगे आप इसे, सलाइवरी ग्लैंड। कुछ लीवर में होंगे, कुछ गॉल ब्लैडर में होंगे, कुछ पैनक्रियाज में होंगे। सबसे पहले बात करें अगर सलाइवरी ग्लैंड की, तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, मतलब टोटल कितने सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए 6, ठीक है, याद रखना। टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स अगर पूछा जाए आपके कितने होते हैं, तो आप बोलोगे टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एंड दैट इज हाउ देयर आर 6 सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इनके 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स से इनके फर्दर नाम भी तो होंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज पैरोटिड, नेक्स्ट वन इज सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी मतलब अपर जो, मैंडिबल मतलब लोअर जो, मैक्सिलरी मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर, और लास्ट पार्ट लिंगुअल। तो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड कहाँ पर है, चीक्स में, पैरोटिड, ठीक है, चीक्स में, और सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर, लोअर जॉ, अपर जॉ, और सबलिंगुअल बिलो द टंग, ये याद रखना। पैरोटिड में भी कुछ, अब अच्छा क्या है, ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स कैसे हैं, देखो हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नीड डक्ट,
एक्सोक्राइन ग्लैंड को अपना सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए क्या चाहिए, सिक्रीट करने के लिए क्या चाहिए, कुछ डक्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि दे डोंट सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड, दैट इज़ व्हाई वी आर कॉलिंग देम एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो ये सारे ग्लैंड जो है, पैरोटिड हो गया, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये सब क्या है, ये सब है एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज अगर इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है तो वो ब्लड वेसल में ही सिक्रीट कर रहा है, तो वो एंडोक्राइन है, इनटू द ब्लड वेसल, एंडोक्राइन, ठीक है। तो इसीलिए उसे ब्लड वेसल में ही सिक्रीट कर रहा है, इसलिए डक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या यहाँ डक्ट की ज़रूरत है? हाँ भाई, ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ डक्ट की ज़रूरत है। तो पैरोटिड के पास अपना डक्ट होगा, तो पैरोटिड ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू सिक्रीट करता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोल देते हैं, स्टेनसन्स डक्ट। अब सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर के पास भी अपने डक्ट होंगे, तो इसे बोलते हैं वॉर्टन डक्ट। क्या बोलते हैं, वॉर्टन डक्ट। यहाँ से जो सलाइवा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, थ्रू वॉर्टन डक्ट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पार्ट कि भाई यहाँ सब लिंगुअल पार्ट विच इज़ बिलो द लंग, वहाँ से जो डक्ट निकलेगी जो सलाइवा सिक्रीट करेगा, विच इज़ राइविनस, ठीक है। तो ये याद रखना, स्टेंशन, वॉर्टन और राइविनस, ठीक है। और ये सब क्या सिक्रीट कर रहे हैं, सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, और सारा सलाइवा कलेक्ट होकर एक जगह पर आएगा, तीनों से, स्टेंशन, वॉर्टन और राइविनस, तीनों से, ठीक है। सारा सलाइवा कहाँ पर आ जाएगा, बक्कल कैविटी में। सिक्रीट तो सारे सलाइवा ही कर रहे हैं ना बक्कल कैविटी में, ओके। तो दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, ठीक बक्कल कैविटी के बाहर बाहर प्रेजेंट होते हैं। एंड दे सिक्रीट सलाइवरी जूस, दे सिक्रीट द सलाइवरी जूस, या जिसे आप सलाइवा बोल रहे हैं, और कहाँ सिक्रीट करते हैं, इनटू द बक्कल कैविटी, फाइन। तो ये याद रख लेना यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लीवर। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है, फाइन। अब देखो, लीवर, ठीक है, लीवर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। लेट्स राइट इट डाउन, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। Liver is the largest gland of the body, fine। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जिसका वेट कितना होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास का वेट है, ठीक है। इन एडल्ट ह्यूमन में इसका जो वेट है वो कितना है, 1.5 किलो के आसपास वेट है इसका, ठीक है। ह्यूमन में इसका वेट कितना है, 1.5 किलो, ठीक है। 1.5 किलो मतलब 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन, ओके। कहाँ पर प्रेजेंट है ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब जस्ट बिलो द डायफ्राम, ठीक है, एंड हैज़ 2 lobes, ठीक है। इसके डायफ्राम के ठीक नीचे, डायफ्राम इज द स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज सेपरेटिंग द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, राइट। तो लीवर जो है वो उसके ठीक नीचे ही है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, सॉरी राइट साइड में प्रेजेंट है, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ 2 lobes, 2 lobes होते ही हैं इसके, डायग्राम में दिख ही रहा है आपको स्ट्रक्चर में, ठीक है, ओके, फाइन, ठीक है। इतना हो गया, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेज अबाउट 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन, ठीक, एंड विच इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ सिचुएटेड है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है। अब यहाँ पर देखो, हर ऑर्गन का अपना एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट पढ़ते हैं हम, तो लीवर का भी अपना एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होना चाहिए कि नहीं। तो लीवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे।
यहाँ पर कुछ क्या प्रेजेंट होंगे, हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ सम कॉर्ड्स, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स इज नोन एज हिपैटिक लोब्यूल्स। तो ये याद रखना, हिपैटिक लोब्यूल्स। फाइन, अब क्या होगा, यहाँ से भी अब ऑब्वियसली ये ग्लैंड भी है, ग्लैंड है तो कोई ना कोई सिक्रीशन ज़रूर सिक्रीट करेगा। तो ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल तो ये सिक्रीट कर रहा है, बट द थिंग इज कि हेपेटिक लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, और जिसे बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। फाइन, क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो हेपेटिक, इतनी बात समझ आई। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेज अबाउट 1.5 kg, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। 2 लोब्स होते हैं इसके। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, हेपेटिक लोब्यूल, जो कवर्ड है बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, दैट इज ग्लिसन्स कैप्सूल, जो कि क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल है। ठीक है, बस अब देखो, जो बाइल डक्ट है, ठीक है, बाइल सिक्रीट करने का फंक्शन है। लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन है कि वो क्या सिक्रीट करे, बाइल डक्ट सिक्रीट करे। लेकिन एक चीज़ देखना थोड़ा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि लीवर के साथ में एक और ग्लैंड है विच स्टोर्स द बाइल फॉर फ्यू टाइम, है ना। तो लीवर से एक डक्ट निकल रही है, ठीक है, लीवर से एक डक्ट निकल रही है जिसे बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। अभी पढ़ेंगे, लीवर से एक डक्ट निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट क्या करती है, भेजती है बाइल को कहाँ, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है ना, स्टोर करता है ये बाइल का, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के गैल स्टोन्स हो जाते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन देखने को मिलता है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को, कोई पेशेंट है जिसमें गॉल ब्लैडर, तो वो चांसेस अगर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है तो गॉल ब्लैडर हटा भी देते हैं। तो ऐसे पर्सन जिसको गॉल ब्लैडर हटा दिया तो क्या कोई अफेक्ट होगा, नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, बिकॉज गॉल ब्लैडर इज जस्ट डूइंग द स्टोरेज ऑफ बाइल। बाइल बना कौन रहा है, ठीक है, बना कौन रहा है, बना तो लीवर ही रहा है। ठीक है, तो हिपैटिक डक्ट से अभी भी बाइल तो आएगा ही, बस स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में पर्सन को बोला जाएगा कि भाई फैट वाली चीज़ें मत खाओ, बिकॉज बाइल का फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट। बाइल का फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो लीवर जो है वो वहाँ से क्या आ रही है, याद रखना, हिपैटिक डक्ट आती है, और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है उस बाइल को, और गॉल ब्लैडर से क्या आता है फिर, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आता है, और हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जुड़कर, गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट आया और हिपैटिक डक्ट जुड़कर क्या बना देती है, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना दिया है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बना दिया है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। एंड पेनक्रियाज, फिर नीचे पेनक्रियाज आ गया, तो पेनक्रियाज भी अपना सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा होगा, कुछ पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा होगा, और अगेन ये एक्सोक्राइन की तरह जब फंक्शन कर रहा है तो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू सिक्रीट करेगा, और वो जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा है, द डक्ट इज पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ध्यान से समझना ये चीज़ कि भाई लीवर ने बाइल सिक्रीट किया, और लीवर जो बाइल सिक्रीट कर रहा है वो हिपैटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीट कर रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, गॉल ब्लैडर से भी कुछ ना कुछ, गॉल ब्लैडर से भी थोड़ा बहुत बाइल तो आ ही रहा है ना, मेजरली बाइल आ रहा है, एंड दैट इज बाइल जूस जो आ रहा है वो किस डक्ट से आ रहा है, सिस्टिक डक्ट से। तो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं, और ये कॉमन बाइल डक्ट प्लस जो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस लेकर आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, वो खुलती है कहाँ पर, वो कॉमन बाइल डक्ट और हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट फिर जुड़ जाते हैं, एंड दे मेक हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम में। कहाँ खुलती है ये, ड्यूडेनम में, ये याद रहेगा, कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइन। तो हिपैटिक डक्ट गॉल ब्लैडर से लीवर से निकली, और गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट,
एंड कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट इज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट विच फर्दर ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, जो कहाँ ओपन होती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है। फाइन, इतनी बात अपने को समझ आ गई है। नाउ कम्स द पार्ट दैट इज पेनक्रियाज। अब किसकी बात करते हैं आप, पेनक्रियाज की बात करते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाज इज द कंपाउंड ग्लैंड situated between the limbs of C-shaped duodenum। कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, कंपाउंड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन अभी देखा हमने, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट विच फर्दर बाइंड्स विद द कॉमन बाइल डक्ट और हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है, और वो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है, क्यों, क्योंकि इसके जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस सेल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जिसके एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस सेल्स हैं, ठीक है, वो इंसुलिन और ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं, तो वो ब्लड में सिक्रीट हो रहे हैं, इसलिए एंडोक्राइन। बिकॉज पेनक्रियाज एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज वाई वी से कि भाई पेनक्रियाज जो है वो एक कंपाउंड ग्लैंड है विच इज इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। कहाँ सिचुएटेड है, सी शेप्ड ड्यूडेनम में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है, इसका एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस। और एंडोक्राइन हार्मोन्स कौन से हैं इसके, इंसुलिन which is responsible for decreasing the blood glucose level and glucagon which is responsible for increasing the blood glucose level। बस नहीं है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक जूस और एंडोक्राइन इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ठीक, फाइन। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, अब फिजियोलॉजी पार्ट शुरू हो रहा है। यहाँ तक हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया, दैट इज क्या कवर किया हमने, यहाँ पर एनाटॉमी पार्ट किया है। लेकिन एनाटॉमी पार्ट में एक और चीज़ कि बाइल अगर ओपन हो रहा है कहाँ पर, ये जो पेनक्रियास हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है ना, अभी पढ़ा हमने कि हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रहा है। तो अगर ये डक्ट ओपन हो रहा है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम पार्ट, तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर ज़रूरी है, और इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्या बोलते हैं स्फिंक्टर को, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। बस ये याद रखना। 3 स्फिंक्टर अभी तक पढ़ चुके हैं, एक गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक का फर्स्ट पार्ट, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक स्फिंक्टर बिटवीन पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर आया अब कहाँ पर ड्यूडेनम में जो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट खुल रही है, वो कैसे खुल रही है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। बस इतना पार्ट कवर हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू द फिजियोलॉजी पार्ट, एंड फिजियोलॉजी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाउ डज डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। डाइजेशन ऑफ फूड इज अकॉम्प्लिश्ड बाय 2 प्रोसेस। हमने बोला भाई बायोमैकेनिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस तो है ही, ठीक है। बायोमैकेनिकल प्रोसेस भी है और मैकेनिकल प्रोसेस तो है ही, ठीक है। तो बक्कल कैविटी, सबसे पहले शुरुआत होती है बक्कल कैविटी से, क्योंकि फूड भी कहाँ पर आ रहा है, बक्कल कैविटी में ही आ रहा है। क्योंकि फूड बक्कल कैविटी में आ रहा है और यहीं से शुरुआत हो रही है, इसके 2 फंक्शन है, 2 मेजर फंक्शन हम बक्कल कैविटी के पढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड। फर्स्ट फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फाइन। मैस्टिकेशन ऑफ फूड को क्या कर रहा है, वो मैस्टिकेट कर रहा है, मिला रहा है, मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये मेजर काम है किसका, ये सब बक्कल कैविटी में ही हो रहा है। बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, एक है टंग और दूसरा है टीथ। थीकोडोंट, हेट्रोकोडोंट, याद रखना। टंग फ्रेनुलम, पैपिले, टेस्ट बड्स,
ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड, और साथ में फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी हैज़ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड, नेक्स्ट फंक्शन इज फैसिलिटेशन ऑफ swallowing of food, ठीक है, swallowing of food. Mastication of food is with the help of teeth and tongue, ठीक है, with the help of mastication of food is with the help of teeth and tongue and mixes with saliva, ठीक है। तो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, और बोलस बोलते हैं यहाँ पर फूड को, और बोलस की फॉर्म में वो जो फूड है अब कहाँ मूव करेगा, अब वो मूव करना चाहिए, ठीक है, ईसोफेगस में। लेकिन उससे भी पहले कुछ चीज़ें हैं वो देखेंगे, लेट्स सी, वेट, ठीक है। इसके बाद जो है फूड वो पहुँचता है आगे, और म्यूकस जो है सलाइवा में, ठीक है, इसके बाद फूड आगे पहुँचेगा। जो सलाइवा में म्यूकस है, में हम बोल रहे थे मिक्सिंग इन सलाइवा हो रहा है, ठीक है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द फूड। द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल, द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इज देन एंटरिंग फर्दर इनटू ईसोफेगस, फेरिंग्स पार्ट, पहले तो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल जिसको बोलस बोल दे रहे हैं, राइट, क्या बोल रहे हैं, bolus enters, bolus is further conveyed into pharynx which is the common passage, याद आ रहा है, एंड इसलिए मैंने बोला था एनाटॉमी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो सब सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज होंगी, है ना। तो बोलस जो है वो फेरिंग्स में, बोलस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर, तो बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ फूड दैट इज बोलस इज कन्वेड इनटू फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ऑब्वियसली कहाँ जाएगा यहाँ पर, बाय प्रिवेंटिंग विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस, याद है, एपिग्लॉटिस से प्रिवेंट हो रहा है, और फिर ये कहाँ एंटर करेगा, ईसोफेगस, कहाँ एंटर कर जाएगा, ईसोफेगस में एक प्रोसेस चलेगी बाय पेरिस्टालिसिस, और ईसोफेगस में स्वॉलोइंग हुई, और जिसे स्वॉलोइंग को क्या बोलते हैं, डीग्लूटेशन, ये याद रखना, स्वॉलोइंग को क्या बोलते हैं, डीग्लूटेशन, स्वॉलोइंग क्या बोल देते हैं हम, डीग्लूटेशन बोल देते हैं, फाइन, ओके। तो इतनी बात हमें समझ आ गई कि म्यूकस जो है वो सलाइवा में लुब्रिकेटिंग और एडहेरिंग का काम कर रहा है। मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल विच एंटर्स इनटू in the form of bolus conveyed into pharynx and then into esophagus, और esophagus by swallowing, esophagus में क्या हुआ, esophagus में पहुंचा कैसे, swallowing और deglutition, हमने swallow कर लिया वो फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज वो जो बोलस है, वो बोलस फर्दर, दिस बोलस फर्दर passes down, अब ये कहाँ है, ये जाएगा यहाँ पर, बोलस जो है वो मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, कहाँ पर, कैसे मूव कर रहा है, देखो बहुत नैरो ट्यूब है ये ईसोफेगस, तो यहाँ पर एक खास तरह की इंटरनल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बाय द ईसोफेगस, ताकि फूड जो है वो इजीली कहाँ चला जाए, स्टमक में। अदरवाइज देयर कैन बी स्ट्रक्ट ऑफ फूड, चोकिंग हो सकती है फूड की, है ना। तो फूड की चोकिंग ईसोफेगस में रेयरली होगी अगर आप नॉर्मल ही खाना खा रहे हैं तो, ठीक है। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव मूवमेंट, ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन ईसोफेगस थ्रू विच फूड्स और बोलस इज डाउनिंग टुवर्ड्स द स्टमक, दिस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। इसे ही क्या बोल देते हैं आप, इसे ही बोल देते हैं पेरिस्टालिसिस, ठीक है। दिस इज द मस्कुलर contraction of the esophagus. Gastroesophageal sphincter, again आ गया, gastroesophageal sphincter, क्या करेगा gastroesophageal sphincter, याद करो, gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach, ताकि फूड का पैसेज, जब गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर खुलेगी तभी तो फूड कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में पहुँचेगा, राइट, तभी तो फूड कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में पहुँचेगा। तो ईसोफेगस से एक स्फिंक्टर खुली, लास्ट पार्ट ऑफ ईसोफेगस से, दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, और फूड कहाँ पहुँचता है, सीधा स्टमक में। स्टमक के किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक क्या होता है, कार्डियक, ठीक है, याद रखो भाई, इंपॉर्टेंट है। तो
क्या कह रहा है, केमिकल प्रोसेस, यहाँ से केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में ही से ही आप देख रहे हो कि केमिकल प्रोसेस तो शुरू हो ही गया है। कुछ परसेंट ऑफ डाइजेशन आप देख रहे हो वहीं पर, सलाइवरी ग्लैंड जो है वहाँ से जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है थ्रू 3 पेयर ऑफ ग्लैंड, वहीं से शुरू हो गया है। ठीक है, जैसे क्या क्या चीज़ें सलाइवा में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सलाइवा है सम इलेक्ट्रोलाइट, सलाइवा है सम इलेक्ट्रोलाइट्स, सलाइवा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सलाइवा में कुछ पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन भी प्रेजेंट होता है और कुछ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। सलाइवा हैज सम इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयन। कुछ एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, एंजाइम जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, फाइन। और एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है इसके पास, जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, अगर फूड में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है उसको ये किल कर देगा। तो ये 3 चीज़ें सलाइवा में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, अभी देखेंगे हम, एंड लाइसोजाइम विच हैज़ सम एंटीबैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, और सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन देख रहे हैं, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, हैज़ सम हाइड्रोलिटिक एक्शन, तोड़ देता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, बाय स्प्लिटिंग, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज को। क्योंकि जब किसी फूड मटेरियल पे जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, जब किसी फूड मटेरियल में जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है और सलाइवरी अमाइलेज उस पर एक्ट करता है, तो वो उसको डाइसैकेराइड, उस पॉलीसैकेराइड मटेरियल को किस में तोड़ देता है, डाइसैकेराइड, जैसे कि माल्टोस। ठीक है, जैसे कि माल्टोस में वो उसको तोड़ देता है, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पर से डाइजेशन शुरू हो गया है ना। शुरुआत से हमने देखा ये सारी प्रोसेस चली आ रही है। म्यूकस इन सलाइवा, म्यूकस जो था वो सलाइवा में था, विच वॉज हेल्पिंग इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग फूड। देन वो बोलस फेरिंग्स में पहुंचा, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस में एक प्रोसेस हुई जिसे पेरिस्टालिसिस बोला, एंड देन गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर, और गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर एंटर्स इनटू स्टमक। फिर हम बोल रहे हैं सलाइवा का क्या इंपॉर्टेंस है। सलाइवा में 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइट, एंजाइम और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हैज़ एंटीबैक्टीरियल फंक्शंस। एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, राइट। एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, फाइन। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज, विच हैज़ हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च फॉर एग्जांपल एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, वो उसको माल्टोस जो कि एक डाइसैकेराइड है उसमें तोड़ देगा। ठीक है, एंड सलाइवरी अमाइलेज का या सलाइवा का कभी आपको पीएच पूछे तो आप बोलना कि भाई ये न्यूट्रल के आसपास पीएच रहेगा, और वो कितना रहेगा, 6.8 पीएच रहेगा। कितना पीएच रहेगा, 6.8 पीएच रहेगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहीं से देख रहे हो आप, स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया है यहीं से, यानी कि यहीं से डाइजेशन शुरू हो गया है। ठीक है, यहीं से डाइजेशन शुरू हो गया है स्टार्च का, बक्कल कैविटी से ही आप बोलते हो डाइजेशन शुरू हो गया है। तो कितना परसेंट डाइजेशन हम बोलते हैं, 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, इज हाइड्रोलाइज्ड। लाइसोजाइम प्लस लाइसोजाइम हैज लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड। लाइसोजाइम की अगर हम बात करें तो लाइसोजाइम इज हैज़ सम एंटीबैक्टीरियल फंक्शन। ठीक है, एंटी, जो कि कोई भी फूड में अगर किसी भी तरह का एजेंट रहा, कैसा एजेंट रहा, फूड में किसी तरह की ऐसा एजेंट रहा जैसे जो क्या कर रहा है, फूड को कंटामिनेट कर रहा है, तो फूड को कंटामिनेट कर रहा है, प्रिवेंटिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर फूड में हो सकता है ना कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको किल करने के काम आता है कौन, लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये याद रखना कि पीएच कितना होता है सलाइवा का, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज का पीएच कितना होता है, 6.8। स्टार्च का डाइजेशन यहीं से शुरू हो गया है, पॉलीसैकेराइड को इसने डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर ही दिया है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर ही दिया है, एंड 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज सलाइवरी अमाइलेज हैज़
हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। ठीक, फर्दर आगे बढ़े, आगे देखें तो क्या कहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट इज म्यूकोसा, नेक्स्ट कम्स म्यूकोसा। म्यूकोसा ऑफ स्टमक, हमने 4 लेयर्स की बात की थी, याद आ रहा है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो जो लास्ट वाली लेयर है म्यूकोसा की ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेम वे म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकोसा जो होती है स्टमक में, उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग तरह का सिक्रीशन करेंगे। अभी देखते हैं कौन कौन से सेल्स हैं। फाइन, अलग अलग सेल्स हैं, जैसे फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर कुछ म्यूकस सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ म्यूकस नेक सेल्स हैं जिसका क्या फंक्शन है, म्यूकस नेक सेल जिसका फंक्शन है, म्यूकस नेक सेल जिसका फंक्शन है कि वो क्या सिक्रीट करे, म्यूकस सिक्रीट करे, ठीक है, क्या सिक्रीट करे, म्यूकस सिक्रीट करे। कुछ पेप्टिक चीफ सेल्स हैं, कुछ पेप्टिक चीफ सेल्स हैं जो क्या फंक्शन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, दैट इज सिक्रीटिंग अ प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम मतलब क्या है, प्रो एंजाइम मतलब एक इनएक्टिव स्टेज है। पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव स्टेज, और ये एक्टिव होकर पेप्सिन बनाएगा, और हम देखेंगे आगे यही पेप्सिन क्या डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो म्यूकस इज द सिक्रीशन विच इज सिक्रीटेड बाय म्यूकस नेक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेप्टिक और चीफ सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं जिसे, पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट HCl, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्रीट HCl। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं HCl, ठीक है, HCl, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ एंड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है। सिक्रीट्स HCl एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज़ एसेंशियल in HCl and some intrinsic factor which is essential for absorption, which is essential for the absorption of vitamin B12, I hope this is clear। तो 3 सेल्स की हमने बात की, ठीक है, विटामिन B12, 3 सेल्स की हमने बात की। फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड की म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस सिक्रीट करता है। सेकेंड थिंग इज पेप्टिक चीफ सेल्स विच सिक्रीट्स पेप्सिनोजन। थर्ड थिंग इज पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रीट्स HCl एंड सम इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट तो म्यूकोसा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम थोड़ा आगे देखते हैं कि क्या कहा है, एक सेकेंड वेट, ओके फाइन। तो स्टमक के पास फूड आ गया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने पढ़ी, 3 सेल्स, पेप्टिक सेल्स, म्यूकस सेल और पेरिएंटल सेल। तो स्टमक जो है वो फूड स्टोर करता है लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, ठीक है। स्टमक फूड को स्टोर करता है कितने घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए फूड को स्टोर करता है। एंड फूड मिक्सेस थोरोली, फूड जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, फूड यहाँ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है, विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। ये फूड यहाँ पर मिक्स हो रहा है थ्रू एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। और ये एसिडिक गैस्ट्रिक जूस क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl कहाँ से आया, पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, अभी पढ़ा हमने। तो फूड मिक्सेस थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, और यहाँ पर एक मूवमेंट हो रही है,